नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की श्रृंखला में शिक्षण की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। विशेष तौर से इसमें कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। आज इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण से अभिप्राय क्या है? सीखना। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण से अभिप्राय क्या है? सीखना। ठीक है। द वर्ड टीचिंग इज ए हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश टीचिंग वर्ड टीचिंग मीन्स लर्निंग। ठीक है। तो शिक्षण शब्द क्या है? अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और शिक्षण से अभिप्राय क्या होता है? शिक्षण से अभिप्राय होता है सीखना। आगे देखते हैं। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता से क्या आशय है? किसी विशेष कार्य को कर सकने की क्षमता। किसी विशेष कार्य को कर सकने की क्षमता को हम अभिक्षमता बोलते हैं। इसे योग्यता, टैलेंट भी कहा जा सकता है। किसी के अंदर कोई विशेष प्रकार का टैलेंट है, कोई विशेष योग्यता है, तो उसे अभिक्षमता के रूप में जाना जा सकता है। अभिक्षमता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। कोई शारीरिक दृष्टि से अच्छा हष्ट पुष्ट है तो वो शारीरिक दृष्टि से अपनी योग्यता, टैलेंट दिखा सकता है। कोई मानसिक रूप से है तंदुरुस्त तो वो अपनी मानसिक रूप से क्षमता दिखा सकता है, योग्यता दिखा सकता है। तो अभिक्षमता क्या होती है? शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि अभिक्षमता जो है जन्मजात प्रकृति की है। अभिक्षमता क्या है? जन्मजात प्रकृति की है, न कि कुछ प्राप्त की गई या सीखी गई। कुछ जो आपका अभिक्षमता होती है संभवतः ये जन्मजात प्रकृति की होती है, सीखी गई चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं। अगर इंग्लिश अर्थ देखा जाए तो टीचिंग से आशय है एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। अगर हम इंग्लिश अर्थ में देखें तो टीचिंग से क्या आशय है? एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, शिक्षा प्रदान करने की क्रिया। अगर समान बोलचाल की भाषा में इफ़ इन द क्वालिक्यूल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक अधिक परिपक्व व्यक्ति जब कम परिपक्व व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव लाता है तो उसे शिक्षण कहते हैं। क्या है? एक अधिक परिपक्व, एक ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति एक कम जानने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर बदलाव लाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। When a more mature person makes a change in the life of a less mature person, it is called teaching. अधिक ज्ञानी व्यक्ति जब एक कम ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान में वृद्धि करता है तो उसे हम शिक्षण कहते हैं। कोई ज़्यादा जानकार व्यक्ति है और कम जानकार व्यक्ति की अगर ज्ञान में वृद्धि करता है तब भी हम उसे शिक्षण कहते हैं। When a more knowledgeable person increase the knowledge of a less knowledgeable person, it is called teaching. आगे देखते हैं। शिक्षण का एक संकुचित अर्थ होता है और शिक्षण का एक व्यापक अर्थ होता है। चलिए पहले संकुचित अर्थ के बारे में बात करते हैं कि शिक्षण के संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षण के संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से। कैसे? संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उसके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। क्या है? शिक्षण का संकुचित अर्थ स्कूली शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उसके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग। The narrow meaning of teaching is related to school education, in which a teacher changes a child's behavior in a specific environment according to the syllabus in a specific environment. अर्थात शिक्षण का संकुचित अर्थ औपचारिक शिक्षा से लगाया जाता है। That is the narrow meaning of teaching is derived from formal education. आगे हम देखते हैं शिक्षण का व्यापक अर्थ में क्या प्रयोग होता है।
शिक्षण का व्यापक अर्थ में क्या है? शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब शामिल कर लिया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। व्यापक अर्थ में क्या होता है? व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वो सब व्यापक अर्थ में आ जाता है शिक्षा का। व्यापक अर्थ में वह सब शामिल कर लिया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। और व्यापक शिक्षा में कहाँ कहाँ से मिल सकती है? अर्थात शिक्षण का व्यापक अर्थ वह है जिसमें व्यक्ति औपचारिक अनौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है। ब्रॉड मीनिंग ऑफ टीचिंग, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूड इन ए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ टीचिंग द person who learned throughout his life. That is the broad meaning of teaching is that in which a person learns throughout formal informal means. आगे देखते हैं। अर्थात व्यापक अर्थ में ये कहा जा सकता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण घटकों जैसे कि पड़ोसी, मित्र, परिवार, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिससे हम शिक्षण कहते हैं। क्या होता है? व्यापक अर्थ में व्यक्ति कहाँ कहाँ से सीख सकता है? अपने पड़ोसी से, मित्र से, परिवार से, शिक्षक से, इन सब से जो हमें जानकारी ज्ञान मिलता है वो व्यापक अर्थ में शिक्षा का कहलाता है। दैट इज इन ए ब्रॉडर सेंस इट कैन बी सेड दैट लर्निंग इज द प्रोसेस इन विच ए पर्सन कीप्स लर्निंग समथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट components around him such as neighbor, friend, family, teacher. It's from birth to death which we call teaching. आगे देखते हैं। शिक्षण की परिभाषाएं हैं। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, वर्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, रुचि को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच वन पर्सन हेल्प अनदर पर्सन टू टीच और एक्वायर नॉलेज, स्किल एज विल। एक विद्वान है गेज। गेज के अनुसार क्या है? गेज के अनुसार शिक्षण से तात्पर्य उस व्यक्तिगत पारस्परिक प्रभाव से है जिसे किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की व्यवहार क्षमता में परिवर्तन लाने हेतु डाला जाता है। गेज क्या कहते हैं कि शिक्षण से तात्पर्य उस व्यक्तिगत पारस्परिक प्रभाव से है जिसे किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार क्षमता में परिवर्तन लाने हेतु डाला जाता है। अकॉर्डिंग टू गेज, एजुकेशन रिफर्ड टू द पर्सनल interpersonal influence that is put into person to change the behavior of another person. आगे देखते हैं। एक विद्वान हुए हैं रायबन। रायबन ने भी शिक्षण के बारे में बहुत अच्छी परिभाषा दी है। रायबन महोदय लिखते हैं कि शिक्षण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं। शिक्षण के लिए क्या क्या ज़रूरत है? शिक्षण के लिए शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट विद्यार्थी होना चाहिए, और पाठ वस्तु सिलेबस होना चाहिए। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू रायबर्न, मिस्टर रायबर्न हैज़ written clarifying the teaching that the 3 points of teaching are teacher, learner and curriculum. Teaching is to establish a relationship between these 3. The relationship aids in the development of the child's power. अगला है उपरोक्त परिभाषाओं तथा विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के मतों का अवलोकन एवं समीक्षा करने के उपरांत शिक्षण की निम्न धारणा स्पष्ट होती है। आफ्टर ऑब्जर्विंग एंड reviewing the above definition and the opinion of different educations, the following notion of teaching is clear. सबसे पहला क्या है? शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा क्या होता है? जो बालक स्टूडेंट है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है शिक्षण। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग
द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए पर्पसफुल प्रोसेस। तीसरा है शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सोशल और आपका प्रोफेशनल है, व्यावसायिक। एजुकेशन इज ए सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस। शिक्षण क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया। लर्निंग इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया है? विकासात्मक प्रक्रिया, इसका लगातार विकास होता रहता है। अगला है एक शिक्षण क्या है? एक तार्किक क्रिया है। टीचिंग इज ए लॉजिकल एक्शन। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण में क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस सीखते हैं। टीचिंग इज ए फेस टू फेस प्रोसेस। शिक्षण क्या है? प्रेरणात्मक प्रक्रिया, इससे प्रेरणा मिलती है शिक्षण से। टीचिंग इज ए मोटिवेशनल प्रोसेस। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है। टीचिंग इज एन एफिशिएंट डायरेक्शन। शिक्षण क्या? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण में तीन चीज़ें होती हैं, टीचर, विद्यार्थी और सिलेबस। टीचिंग इज ए प्रोसेस ओरिएंटेड। शिक्षण औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक प्रक्रिया है, दोनों होती है। टीचिंग इज ए फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेस। आगे देखते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार के रूप में क्या है? टाइप्स ऑफ टीचिंग। एक तंत्रात्मक शिक्षण। कैसा शिक्षण? शिक्षा के प्रकार में पहला क्या है? एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधान माना जाता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण में क्या होता है? शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधान माना जाता है और छात्र का स्थान गौण माना जाता है। इसमें क्या होता है? शिक्षक का जो दर्जा है वो ऊपर माना जाता है और छात्र का दर्जा थोड़ा नीचे गौण माना जाता है। मोनोलिथिक टीचिंग। इन मोनोलिथिक टीचिंग द प्लेस ऑफ द टीचर्स इज कंसिडर्ड टू बी डोमिनेट इन द टीचिंग प्रोसेस एंड द प्लेस ऑफ द स्टूडेंट इन सेकेंडरी। आगे देखते हैं ये कौन सा है? एकात्मक शिक्षण है। अगला एकात्मक शिक्षण के बाद है लोकतंत्रात्मक या जनतंत्र शिक्षण। यह शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। काय पे आधारित होती है? ये शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। इस शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। क्या है? कौन सी प्रणाली है जी शिक्षण की? लोकतंत्रात्मक एवं जनतंत्र शिक्षण। ये शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। इस शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी टीचिंग। दिस लर्निंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। इन दिस टीचिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू इम्प्रेस ईच अदर। अगला है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। क्या है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इस प्रकार का शिक्षण करते समय शिक्षक छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। क्या होता है? फ्रेंडशिप, हस्तक्षेप करता है। इस प्रकार के शिक्षण करते समय जो शिक्षक होता है छात्र के साथ वह मित्रवत व्यवहार करता है। नॉन इंटरफेरेंस लर्निंग। व्हाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ टीचिंग द टीचर ट्रीट्स द स्टूडेंट इन ए फ्रेंडली मैनर। मित्रता का भाव रखते हैं स्टूडेंट के साथ। शिक्षण प्रक्रिया के चर। शिक्षण प्रक्रिया के चर क्या है? इसके भी कई प्रकार हैं। चलिए इसके लिए कल अब देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया के चर कितने प्रकार के होते हैं। कल इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।